हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। ड्रेनेज अपवाह तंत्र 11th एनसीईआरटी सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। 2 पार्ट हमने अभी तक कर लिए हैं, जिसमें हमने इंडस यानी कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके थर्ड पार्ट में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की और साथ ही प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाने वाली नदियों की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए ये हमारे सामने मैप है। ये आपको यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो रूट है ये ब्लू लाइन से आपको नजर आ रहा है। ये मैं इसे पिंक कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ये आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से नजर आ रही है और ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती है। तो ये तो हुआ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का रूट, ठीक है। और अगर इसके ट्रिब्यूटरीज हम देखें तो यहाँ पर आपको देखिए नजर आ रही है, लोहित है, ये धनसिरी है, इधर हम देखें ये मानस हो गई, रदाक आ गई। तो ये अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग हैं। तो ये सब जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक मैप के थ्रू आपको ये क्लियर कर लेना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से नदियाँ जो है इसमें चलकर आ रही। देखिए जैसे ये तिस्ता आ रही है यहाँ पर, है ना। तो अलग अलग जो नदियाँ हैं, ये सुबनसिरी हम देख रहे हैं, ये रही इधर सुबनसिरी, ये आ गई यहाँ पर, ये तिस्ता है। तो ये जो नदियां हैं, इधर ये सुरमा हम देख रहे हैं, ये बराक लेक हमने देखा है ना। तो ये मैप में हमें नजर आ रही है बराक लेक, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये जो नदियां हैं क्या हैं, ये हमें जो हमने दिखा रखी है यहाँ पर, ये सब क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसके जो कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले तो हम अगर सोर्स देखें यानी कि इसके स्रोत की अगर हम बात करें कि कहाँ से ये नदी निकलती है, तो जो अंगसी ग्लेशियर है मानसरोवर के अंदर, वहां से ये निकलती है, जो इसका सोर्स है, ओरिजिन पॉइंट हम इसको कह सकते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिए यालंग जांगपो, सियांग या दिहांग, लुइत या दिलाओ, ये जो है 3-4 नाम है इसके, अलग अलग जगहों पर इसके नाम है। जैसे तिब्बत के अंदर इसको यालुंग जांगपो कहा जाता है। यही जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, वहां पर इसे सियांग या दिहांग भी कहा जाता है। और यहीं जब असम में ये पहुंच जाते हैं तो वहां पर इसे लुइत और दिलाओ नदी के नाम से जाना जाता है। देशों की अगर हम बात करें, हम इसे कहते हैं ट्रांस बाउंड्री जो रिवर है ये, तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर गुजरती है। और भारत में अगर हम सिटीज़ की बात करें कि कौन कौन सी सिटीज़ को ये कवर करती है, फ्लो जो है इसका कहाँ कहाँ से होता है, तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर और धुबरी, ये जो सिटीज़ है ये कवर करती हैं। टोटल लेंथ हम देखें तो लगभग इसकी 3080.25 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है। और ट्रिब्यूटरीज में अगर हम देखें तो देखिए लेफ्ट और राइट, हर नदी की हम लेफ्ट और राइट दोनों तरह की ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते हैं। तो लेफ्ट में जो आ रही है इसके देखिए दिबांग रिवर है, जिसे दिस्मासा ट्राइब भी कहा जाता है, लोहित रिवर, धनसिरी रिवर, कोलोंग रिवर, ये सब जो है लेफ्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट ट्रिब्यूटरीज के अंदर हम देखें तो कामेंग रिवर है, मानस है, बेकी रिवर है, रदाक हुई और जलढाका रिवर है, तिस्ता, सुबनसिरी। और सुबनसिरी जो है ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्रेडेड रिवर। अब ब्रेडेड रिवर क्या होती है, देखिए हम जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है बहुत ऊंचाई से जो आ रही, जो ये वाला जोन हम जानते हैं कौन सा, लो लैंड एरिया है। तो बहुत ज़्यादा हिमालय की ऊंचाइयों से जब ये नदी आकर गिरती है, जो हम बात कर रहे हैं नामचा बरवा से जो इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है ये, तो यहाँ आने के बाद जो इसके डिपॉजिट्स होते हैं उनकी वजह से ब्रेडेड हो जाती है। यानी कि जो इसका ट्रैक है हम देखते हैं कहीं कहीं वो चेंज हो जाता है। तो ब्रेडेड रिवर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुबनसिरी, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वह, and is highly susceptible to channel migration and avulsions. It is also one of the few rivers in the world that exhibits a tidal bore. It is navigable for most of its length. ये सारी बातें हो रही हैं किसके बारे में, सुबनसिरी के बारे में। देखिए अभी हमने पिछले मैप के अंदर हमने देखा था ये कौन कौन सी है जो हमें नजर आ रही हैं। अब आप इस मैप के अंदर आप देखेंगे कहाँ कहाँ नजर आ रही है। देखिए ये हमें सुबनसिरी नजर आ गई, ये हमें लोहित नजर आ रही है, ये दिबांग हम देख रहे हैं इधर, है ना, और ये तिस्ता नजर आ रही है हमें, ये सुरमा। तो ये अलग अलग जो नदियां हैं आपको इस मैप के थ्रू जब आप जूम करके देखेंगे आपको सारी यहाँ पर नजर आ जाएंगी। देखिए ट्रिब्यूटरीज हम सबको याद रह जाती हैं। मेन जो चीज़ होती है वो आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा जाता कि इसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, है ना। हम कोई 6-7 के बच्चे तो नहीं है। मेन पहले तो चीज़ आपको ये ध्यान होगा लेफ्ट कौन सी है और राइट कौन सी, उनका ओरिजिन कहाँ से है ना। और दूसरी चीज जो आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि इन नदियों की जो खास बात है वो आपसे पूछी जाती है, सीधा सीधा नाम आपसे नहीं पूछा जाता। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम बात करते हैं हमारे
पेनिनसुलर रीजन के अंदर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा भारत का, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आप सभी जानते हैं, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, ये सारी जो नदियाँ हैं हमारे कहाँ कौन से रीजन में है, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भाग के अंदर हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन। मेरे ख्याल से ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, हिमालय हम जानते हैं जो हमारी यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं हम इन्हें, तो ऑब्वियस सी चीज़ हो जाती है कि जो पेनिनसुलर रीजन है वो उससे पुराना है, पहले बना हुआ है। तो अब हम पहले बात करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो बना कैसे। जैसे हमने हिमालय की बात की थी कि जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी और दोनों में टकराने की वजह से जो हिमालय रीजन है वो डेवलप हुआ था। इसी तरीके से जो पेनिनसुलर रीजन है उसका भी इवोल्यूशन हुआ अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, या हम कह सकते हैं 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हम कह सकते हैं। कब की बात है, ये टर्शियरी एज की हम बात करेंगे। तो 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द डिस्टेंट पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सबसे पहले हम देखें तो सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला लीडिंग टू इट्स सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड, यानी कि जो टर्शियरी जो हमारा टर्शियरी काल था उसके आरंभिक समय जो था उस समय में क्या हुआ, जो प्रायद्वीपीय भाग था इसका जो पश्चिमी हिस्सा था वो धंस गया, समुद्र तल के नीचे चला गया, और जिससे जो वाटर शेड था, जो मेन वाटर शेड था, ओरिजिनल वाटर शेड देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये रहा ओरिजिनल वाटर शेड, it has disturbed the symmetrical plan of the river on either side of the original watershed। अब आप इस चीज को इमेजिन करके देखिए कि किस तरीके से वो जो हिस्सा था, पश्चिमी हिस्सा था, वो धंस गया और उसकी वजह से जो मेन वाटरशेड था वो उसके दोनों तरफ जो था वो डिवाइड हो गया, है ना, सिमेट्रिकल जो प्लान था वो सारा डिस्टर्ब हो गया। वहीं जो दूसरा रीजन हम देखें, जो दूसरा इवेंट हम कह सकते हैं वो क्या हुआ, अपहेवल ऑफ द हिमालयाज when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence and the consequent trough faulting. The Narmada and the Tapi flow in falls and fill the original cracks with their detritus material. Hence there is a lack of alluvial and deltic deposits in these rivers। देखिए ये आप बहुत अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये कैसे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही हैं। बाकी की जो नदियां अभी हम मैप में भी देखेंगे वो कहाँ जा रही हैं, वो जा रही हैं वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से जा रही हैं। लेकिन ये जो 2 नदियां हैं हमारी वो कैसे जा रही हैं, वो हमारी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही हैं, यानी कि अरेबियन सागर में जा रही हैं, और बाकी की सब जो है वो कहाँ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है वो क्या है, ढलान, मतलब ढलान जो है वो ईस्टर्न की तरफ है, ये ऊंचा भाग है। तो जो ऊंचाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नदियां होंगी वो कैसे जाएंगी, इसी तरीके से जाएंगी। लेकिन जो क्या कारण है कि नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उसका कारण ही ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है ये क्लियर करता है कि जो हिमालय का जो अपहेवल हुआ, यानी कि जो हिमालय के पहाड़ जब ऊंचे उठ रहे थे, जब उसका फॉर्मेशन हो रहा था, तो प्रायद्वीपीय हिस्से का जो नदन पार्ट था, उत्तरी भाग था, वो धंस गया, है ना। जब एक चीज ऊपर उठ रही है तो दूसरी चीज धंसेगी ही। अब हम इस तरीके से यहाँ पर देखें, भाई ये चीज उठ रही है, ये हमारा फ्लैट है, जब ये पोर्शन उठेगा तो ये अपने आप नीचे धंस गया ना। तो यही चीज यहाँ पर हुई कि जब हिमालय अपहेवल हो रहा था, जब हिमालय अपहेवल ऑफ द हिमालयन वाज when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ धंस गया, और इसके धंसने की वजह से क्या हुआ, जो ब्रंश द्रोणियां होती हैं, है ना, घाटियां जिसे हम कह देते हैं, रिफ्ट वैलीज जिसे हम कह देते हैं, तो उनका निर्माण हुआ। और इन्हीं रिफ्ट वैलीज में से जो है वो क्या जा रही है, नर्मदा और तापी जो है वो फ्लो करती हुई चली जा रही हैं, बह रही हैं इसके अंदर नर्मदा और तापी। और ये जो नर्मदा और तापी नदियां बह रही हैं, जो दरारें जिनकी हम बात कर रहे हैं, भ्रंश जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से बह रही हैं और इन दरारों को भरती हुई चली जा रही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन नदियों के अंदर जो एल्यूवियल या डेल्टिक डिपॉजिट्स होते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाते, बजाय कि दूसरी नदियों के, यानी कि बाकी की जो नदियां हम पढ़ेंगे उन सब में हमें एल्यूवियल या डेल्टिक डिपॉजिट्स हमें मिलेंगे, वो डिपोजिशन करती हुई चली जाएंगी। लेकिन नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो इन भ्रंश घाटियों को भरती हुई चली जा रही है, यानी कि जो भी इनके साथ का सामान है वो इन्हीं घाटियों के साथ बहता हुआ भरता हुआ आ जाता है, तो इनके साथ डिपॉजिट बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। जो थर्ड इवेंट की हम बात करें, देखिए
Slight tilting of the peninsular block from the northwest to the southeastern direction gave orientation to the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period. इसी समय में, कौन से समय में? टर्शियरी, अर्ली टर्शियरी पीरियड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि जो वेस्टर्न घाट है ये हमारा ऊपर उठा हुआ भाग है, तो इसके स्लाइटली टिल्ट हो जाने की वजह से जो पेनिनसुलर ब्लॉक का नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो ओरिएंटेशन है वो मुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो ढलान है वो कुछ इस तरीके से हो गई है और सारी जो नदियां हैं अपना जो ड्रेनेज है वो कहाँ लेके जाती हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इवोल्यूशन होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं आगे की। अब देखिए क्या होता है, जो वेस्टर्न घाट है, Western Ghat running close to the western coast act as the water divide between the major peninsular rivers। हम watershed की बात कर चुके हैं। ये देखिए इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पर क्या है, ये सारा वेस्टर्न घाट है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये क्या कर रहा है? ये एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। जो मुख्य यानी कि जो मेन बड़ी बड़ी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनके बीच में एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है ना, यानी कि इनके वाटर को क्या कर रहा है, ये बांट रहा है, अलग अलग रख रहा है इनको। तो peninsular rivers discharging their water in the Bay of Bengal and a small rivulet joining the Arabian Sea. The Chambal, the Sindh, the Betwa, the Kane, the Son originating in the northern part of the peninsula। अब ये हमने जो गंगा की सहायक नदियों के अंदर हमने पढ़ा था, ये सब नदियां हमने वहां पर देखी थी। जो नदर्न पोर्शन है वहां पर ये जो नदियां हैं ऑरिजिनेट होती हैं, है ना। तो नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला बिलोंग टू दी गंगा रिवर सिस्टम। कहाँ से बिलोंग करती हैं? गंगा रिवर सिस्टम से। हालांकि ये कहाँ आएंगी, ये ओरिजिनेट तो यहीं से ही, मतलब इसी हिस्से के अंदर इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन ये कहाँ मानी जा रही है? गंगा रिवर सिस्टम के अंदर, है ना। द अदर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज आर दी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स, absence of meanders and non-perennial flow of water। अब देखिए जब हम नदर्न पार्ट की यानी कि हिमालयी नदियों की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं वहां पर क्या है? ग्लेशियर्स हैं। अब ग्लेशियर्स होते हैं तो यानी कि वर्ष भर जो है नदियों के अंदर पानी आता रहता है। लेकिन जब हम पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो यहाँ कोई ग्लेशियर्स नहीं है ना। तो जब ग्लेशियर्स नहीं है, पानी का बहुत ज़्यादा बहाव ऐसा नहीं आता कि जो कोर्स है वो चेंज हो जाए नदियों का, जैसा कि हमने ऊपर की नदियों के बारे में पढ़ा था, नदर्न रीजन की नदियों के बारे में पढ़ा था। और जब पहाड़ों से नदियाँ आती हैं तो हमने देखा था कि किस तरीके से वो ऑक्सबो लेक या मेंडर्स बनाती हुई चली जाती हैं, जो उनकी हम स्थलाकृति की बात करते हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पर कोई ग्लेशियर्स नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये नॉन पेरिनियल है ना, बारहमासी नहीं है। हम कह सकते हैं पेरिनियल क्या होता है? बारहमासी, यानी कि पूरी तरीके से वर्षा पर आधारित नदियां हैं। यहाँ पर मेंडर्स नहीं बनाती हैं, एब्सेंस ऑफ मेंडर्स, और फिक्स्ड कोर्स होता है इनका, क्योंकि उसे फिक्स बात पर जाना है कि बहुत ज्यादा उनके साथ जो है पानी का फ्लो नहीं आता या डिपोजिशन नहीं आ रहा जिससे कि उनका कोर्स ही चेंज हो जाए, है ना। तो नदियां तो हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा वो नहीं है कि इनका कोर्स ही चेंज हो जाए। तो ये जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स की खास बात है। इसके अलावा जो हम नदियों की बात करें तो देखिए ये हमें नदियां इस मैप में हमें नजर आ रही हैं। इसको हम जूम करके अगर देखें, है ना, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, नदियां आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। ये देखिए ये आ रही है हमारी नर्मदा, पिंक से ही मैं आपको नजर दे रही हूँ। ये देखिए ये हमारी चल रही है नर्मदा नदी आ गई, है ना। इधर से ये जो है हमारी तापी नदी आ गई, जो हमने पढ़ा था। दो हमारी जो है एक्सेप्शनल रिवर्स जो हम कह देते हैं पेनिनसुलर रीजन की, जो कहाँ ले जा रही हैं अपना पानी? अरेबियन सी के अंदर। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें, ये देखिए ये हमारी नजर आ रही है हमें महानदी। ये महानदी आ गई हमारी। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये नजर आ रही हैं। गोदावरी हमें दिख रही है, ये रही है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी के साथ हम देख रहे हैं ये इसकी जो आ गई इंद्रावती, इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, ये अलग इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई। इसके बाद हम देखते हैं ये रही हमारी कौन सी, ये यहाँ पर आएगी हमारी कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी हमारी चल रही है। तो कृष्णा की सहायक नदी हम देख रहे हैं, ये आ गई इधर भीमा, इसकी सहायक नदी, और ये आ गई तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक नदी, है ना। इसी तरीके से ये आ गई हमारी कावेरी नदी जिसे हम कहते हैं, ये कावेरी नदी चल रही है। तो ये अलग अलग जो नदियां हैं ये हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है उसको कवर करती हैं। अब हम बात करेंगे आगे इन्हीं नदियों के बारे में, अगली स्लाइड्स में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी गोदावरी नदी की। जो गोदावरी नदी है ये लार्जेस्ट
पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ड्यू टू दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी दक्षिण गंगा। इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। दक्षिण गंगा हम जानते हैं हमारा मुख्य नदी तंत्र है, सबसे बड़ी नदी हम कहते हैं। इसी तरीके से जो पेनिनसुलर रीजन की है, सबसे मुख्य नदी है, सबसे बड़ी नदी है, तो इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिन कहाँ से इसका? नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक कहाँ है? हम जानते हैं महाराष्ट्र में, ये रहा इधर, है ना, ये आपको नदी दिखाई दे रही है। इसको हम जूम करके देखेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट्स ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी स्टेट्स को कवर कर रही है आपको ध्यान रखना है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब ट्रिब्यूटरीज हम देख ले तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और गोदावरी सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड्स in its lower reaches to the south of पोलावरम where it forms a picarous gorge। यानी कि जो गोदावरी जब नीचे की तरफ आ जाती है, जो लोअर कोर्स है इसका, वहां पर बहुत ज्यादा फ्लड प्रोमिनेंट हम एरिया इसको कह सकते हैं, जो पोलावरम के साउथ में जब ये पहुंच जाती है ना, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा गॉर्ज बनाती है ये, जो हम पिक्रेस यानी कि बहुत दर्शनीय, हम गॉर्ज कह सकते हैं, ये बन जाता है। इट इज नेविगेबल ओनली इन द डेल्टिक स्ट्रेच। जो इसका डेल्टिक रीजन है, यानी कि जब ये आगे शाखाओं में बढ़ जाती है, डेल्टा बना लेती है, वहां पर जो है वो नेविगेबल है। द रिवर आफ्टर राजमुंद्री स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। जैसे हमने डेल्टिक स्ट्रेच कहा, तो डेल्टा इसका कहाँ से बनता है? राजमुंद्री के आगे से। राजमुंद्री के आगे से जो बहुत सारी ब्रांचेस में ये बढ़ जाती है और जहां पर ये डेल्टा की निर्माण कर लेती है। इसको हम मैप को देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये यहां से निकल रही है, हमने पढ़ा था महाराष्ट्र से निकल रही है ये, और इस तरीके से ये जो है हमारा कलर हमें लेना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से ये देखिए, ये इसका जो फ्लो है, ये कौन कौन सी स्टेट्स अभी हमने पढ़ ली कि कहाँ कहाँ से जाती है, और यहाँ देखिए ये आगे क्या हो गई, ये डेल्टाज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके जो एरियाज, कौन कौन सा एरियाज ये कवर कर रही है। तो आई होप गोदावरी नदी आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो चलिए अब हम अगली नदी की बात करते हैं, जो है कृष्णा। मैप में आपको नजर आ रही है, ये रही हमारी कृष्णा नदी। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर विच राइजेज नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। ठीक है, जो सह्याद्री ये रीजन है, ये हम जानते हैं सह्याद्री रीजन है, वेस्टर्न घाट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है, ओरिजिन इसका हम देख रहे हैं। टोटल लेंथ अगर हम देखें तो 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये जो है इसके मुख्य सहायक नदियां हैं। फिर से हम इसको मैप को देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये देखिए, ये रही हमारी कृष्णा नदी। इधर से जो हमने गोदावरी हमने भीमा पढ़ी थी, इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, तो ये आ रही है इसकी ये ट्रिब्यूटरी भीमा। इधर से आ रही है ये इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरी कौन सी? तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये दो जो नदियां हैं इसकी यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए ऊपर गोदावरी में भी अब आपको नजर आ रही होंगी आराम से, ये गोदावरी हमें नजर आ रही है, ये रही गोदावरी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज ये यहाँ पर डेल्टा बना देती है। राजमुंद्री की हमने पढ़ा था, यहाँ पर डेल्टा बन जाती है। इधर से ये आ गई इसकी कौन सी? इंद्रावती। इधर से आ रही है ये हमारी पेनगंगा। तो ये जो नदियां हैं हमारी, अब अगली बात करते हैं हम महानदी की। इस जोन में आपको नजर आ रहा है ये महानदी। इट राइजेज नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन्स थ्रू उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये जो जोन आपको नजर आ रहा है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहावा से इसका ओरिजिन होता है, और उड़ीसा के थ्रू होती हुई ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जो अपना वाटर जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्चार्ज कर देती है। ये देखिए, ये हमें नजर आ रही है इस तरीके से। ये जो महानदी है ये रायपुर के अंदर ये निकली, ओरिजिन हुआ इसका, और इसके बाद ये जो है उड़ीसा से, और इधर ये कटक के पास होती हुई ये कहाँ पर डेल्टा बना लिया इसने, और बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना जो सारा वाटर है वो डिस्चार्ज कर दिया। इट इज 851 किलोमीटर लॉन्ग
and its catchment area spreads over 1.42 lakh square kilometer. कैचमेंट एरिया हमने इसका देख लिया, इसकी लेंथ हमने देख ली. सम नेविगेशन इज कैरिड ऑन इन लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर. जो अपर कोर्स है वहां पर नेविगेशन पॉसिबल नहीं है, लोअर कोर्स में है. 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दिस रिवर लाइज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, while 47% लाइज इन उड़ीसा. तो कहाँ ज्यादा है देखिए, 53% जो है यानी कि 50% से ज्यादा जो है वो कहाँ जा रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर, और रिमेनिंग 47% जो है वो उड़ीसा के अंदर. तो ये हुई हमारी महानदी. इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी की. कावेरी जो है नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से. इट राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स, और ये कहाँ है देखिए 1341 मीटर की ऊंचाई पर है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका में. ठीक है, तो कर्नाटका के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है, राइज होता है. इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर एंड इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर. Since the upper catchment area receives rainfall during the southwest monsoon season, यानी कि समर के अंदर, and the lower part during the northeast monsoon season winter, यानी कि अपर कोर्स और लोअर कोर्स के अंदर जो वाटर ये है, मतलब कैचमेंट एरियाज की हम बात करें तो रिसीव रेनफॉल समर में भी होता है और विंटर में भी होता है ना. तो अपर में कब होगा, समर सीजन में, और लोअर जो कैचमेंट एरिया है वहां पानी कब होगा, जो हमारा विंटर सीजन का जो मानसून होता है वहां पर आएगा. ठीक है, इसका भी रीजन हम पढ़ चुके हैं. देखिए जो वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां होती हैं इधर, हम जानते हैं इधर से आती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विंडवर्ड साइड, तो सारा रेनफॉल यहीं हो जाएगा, है ना. और फिर हम देखेंगे जब बारिशें वापस आएंगी, जब हवाएं ऊपर से नीचे आएंगी, तब ये कौन सी साइड बन जाएगी, विंडवर्ड साइड. अब यहाँ पर पानी होगा, है ना. तो इसी कारण से ये जो आ जाता है हमारा समर सीजन, और ये जो आ जाता है हमारा विंटर सीजन. ठीक है, इन चीज़ों को हम अगले चैप्टर में भी दोबारा से डिस्कस करेंगे. हालांकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. चलिए, द रिवर कैरीज वाटर थ्रू आउट द ईयर विथ कंपैरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन देन दी अदर पेनिनसुलर रिवर्स. इसको मैं इरेज कर लेती हूँ थोड़ा. हाँ जी, carries water throughout the year with comparatively less fluctuation than the other peninsular rivers. Its important tributaries are काबिनी, भवानी एंड अमरावती. अब ये जो नदी है, इस नदी में जो फ्लक्चुएशन है, यानी कि पानी का जो बहाव हम कह सकते हैं, जो चेंज हो रहा है, वो बहुत कम होता है बाकी की जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनके कंपैरिजन में. और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये हमने देखा कौन कौन सी हैं, काबिनी, भवानी और अमरावती. इसको भी हम जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा. हाँ जी, ये देखिए, ये आपकी कावेरी. ठीक है, कर्नाटका से निकल रही है ये जो पहाड़ियां अभी हमने पढ़ी थी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, और यहाँ से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना सारा वाटर ड्रेन कर देती हैं. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया है. कावेरी नदी भी आपको समझ में आ गई होगी. अब हम बात करते हैं नर्मदा की. जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, है ना. अमरकंटक की जो हम पहाड़ी की बात करते हैं वहां से निकलती है. इट ओरिजिनेट्स on the western flank of the Amarkantak plateau at a height of about 1057 meter, flowing in a rift valley between the Satpura in the south and the Vindhyan range in the north. तो ये हमें नर्मदा नजर आ रही है. इधर हमारी क्या है, विंध्यान रेंज है. इधर हम जानते हैं कौन सी हमारी सतपुड़ा रेंज है. तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां से जो ये नदी है निकलती है और रिफ्ट वैली के थ्रू होती हुई चली जाती है. जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हिमालय के अपहेवल के कारण जो पेनिनसुलर का जो हिस्सा है वो नीचे धंस गया था और वहां पर जो घाटियां, रिफ्ट वैली जो है वो बन गई थी, और इन्हीं रिफ्ट वैली में से नर्मदा और तापी नदियां जो है वो बहती हैं. तो ये कहाँ है, विंध्यान और सतपुड़ा रेंज के बीच में है. इट फॉर्म्स ए पाइक्रेस गॉर्ज इन द मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर. जबलपुर के नजदीक जो है धुआंधार वाटरफॉल बनाती है. ये बहुत ही सुंदर है, दर्शनीय है. आफ्टर फ्लोइंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर इट मीट्स द अरेबियन सी साउथ ऑफ द भारूच, फॉर्मिंग अ ब्रॉड 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी.
ये एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी जो है भरूच में जो है अरेबियन सी से मिलती है और मिलने से पहले एक एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी आप जानते हैं, जो हम जानते हैं जो फ्रेश वाटर जब सॉल्ट वाटर के अंदर मिलता है, वो जो जोन होता है उसको हम क्या कह देते हैं, एस्चुरी कह देते हैं। इट्स कैचमेंट एरिया इज अबाउट 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। दिस सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। ओके, तो ये हुई हमारी नर्मदा नदी। तापी अगेन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये हमारी। इट इज द अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये यहाँ पर है, मध्य प्रदेश बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इट इज 724 किलोमीटर लॉन्ग एंड ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 65,105 स्क्वायर किलोमीटर। Nearly 79% of its basin lies in Maharashtra, 15% in मध्य प्रदेश and remaining 6% in गुजरात। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 3 स्टेट्स को कवर करती है। सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर गुजरात में। ये हमें नजर आ रही, ये रही हमारी तापी नदी, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है जो हमारी, है ना। तो ये हो गई हमारी तापी नदी। अब लूनी, जो हमारी पेनिनसुलर मुख्य मेजर जो रिवर्स की हम बात करते हैं, लूनी नदी राजस्थान के अंदर आप जानते हैं अच्छे से पाई जाती है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का। इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ अरावली। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर इन 2 ब्रांचेस। पुष्कर के नजदीक जो है ये 2 ब्रांचेस के अंदर जो है ओरिजिनेट होती है, सरस्वती एंड दी साबरमती। 2 ब्रांचेस जो हैं कौन कौन से हैं, सरस्वती एंड साबरमती। वे ज्वाइन विद ईच अदर इन गोविंदगढ़। और ये जो दोनों ब्रांचेस हैं गोविंदगढ़ में आपस में मिल जाती हैं और यहां से हम इसको आगे क्या कह देते हैं, लूनी कहते हैं। फ्रॉम हियर द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड इट्स नोन एज लूनी। It flows towards the west till Talwara and then takes a southwest direction to join the run of Kutch. The entire river system is ephemeral. Ephemeral यानी कि अल्पकालिक आप कह सकते हैं इसे, है ना। तो ये यहाँ पर आपको नजर आ रही, ये रही हमारी लूनी नदी। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके लूनी नदी का पोर्शन है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये पुष्कर से ओरिजिन है इसका। 2 ब्रांचेस से बनती है, सरस्वती और साबरमती। जब ये दोनों मिल जाती हैं गोविंदगढ़ के अंदर मिलती हैं ये, और यहाँ से हम आगे इसको लूनी नदी कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लूनी नदी। तो यहाँ तक जो हमारी सारी नदियाँ हो चुकी हैं। रिवर्स, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया इस मैप के थ्रू हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमारी सबसे पहली नदी जो हमने पढ़ी थी इंडस, ये रही हमारी इंडस नदी, है ना। इंडस की जो हमने पढ़ी थी आगे कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ये जो नदियां हैं ये हमारी कौन सी आ गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई। फिर हमने पढ़ी थी गंगा, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आ रही है, ये रही गंगा हमारी। और इधर से जो है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी आ गई, यमुना। और यमुना के साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे चंबल। इधर से हमने देखा था सोन, केन, जो है ये सब नदियां जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज। और इधर से ही हमने देखा बे ऑफ बंगाल के अंदर ये अपना पानी डिस्चार्ज कर देती हैं। इधर से हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और इधर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। एंटर होते ही यहाँ पर हम इसको दिहांग कहते हैं और आगे हम इसे ब्रह्मपुत्र अलग अलग नामों से, फिर जब बांग्लादेश में एंटर हो जाएगी तो यहाँ पर इसका नाम अलग हो जाएगा, है ना। और जब ये गंगा के साथ मिल जाएगी तब हम इसे पद्मा कहेंगे। तो ये अलग अलग नामों से जानी जा रही है। ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं हम देख रहे हैं ये रही हमारी नर्मदा, ये हो गई हमारी तापी, इधर से ये आ रही है हमारी गोदावरी, ये चली गई हमारी कृष्णा, ये आ गई हमारी कावेरी, इधर से ये जो है महानदी। ठीक है, तो ये मुख्य नदियां हो गई हैं हमारी सारी। अब हम बात करेंगे जो हमारी मुख्य नदियों के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां, हम पेनिनसुलर रीजन की हम बात करते हैं। जैसे अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जो जलमार्ग है बहुत छोटा है ना। जैसे हमने नर्मदा और तापी की बात की, तो जैसे शेत्रुनीजी, कुछ नदियों के नाम मैं यहाँ पर लिखूंगी जो आप पढ़ सकते हैं। शेत्रुनीजी, और जो अमरावली जिले में डल कहवा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, इसको हिंदी में लिख देती हूँ मैं आपके लिए, डल कहवा। ओरिजिन कहाँ है, शेत्रुनीजी नदी का डल कहवा से। इसी तरीके से भद्रा नदी है, भद्रा, ये कहाँ से निकलती है, भद्रा नदी जो है ये निकलेगी हमारी राजकोट से। कहाँ से निकलेगी, राजकोट से। राजकोट का भी एग्जैक्टली हम देखें तो कहाँ है, अनियाली गांव पड़ जाता है, वहां से निकलती है ये। इसके बाद हम देखें ढाढर,
ढाढर नदी है जो पंचमहल से निकलती है। ये सारी जो हैं ये अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियां हैं, है ना। और ये सब आप जानते हैं गुजरात के एरियाज हैं। साबरमती, माही, ये हैं गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। इसी तरीके से बैतरनी नदी, बैतरनी भी कहाँ मिल रही है हमें, पेनिनसुलर रीजन में ही मिलती है, बैतरना आप जिसे कह सकते हैं। तो कहाँ निकलती है, नासिक से, जो नासिक जिले की त्र्यंबक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, त्र्यंबक या त्र्यंबक आप कह सकते हैं, वहाँ से निकलती है ये। कालिंदी है जो बेलगांव से निकलती है, कालिंदी नदी बेलगांव, ठीक है, कालिंदी बेलगांव से निकलती है। इसके बाद बेदती नदी है, वेदती, ये कहाँ से निकलती है, हुबली, धारवाड़ हम जिसे कह देते हैं, धारवाड़ रीजन, धारवाड़ रीजन से निकलती है। इसके बाद हम देखें शरावती जो है कर्नाटका से ही निकलती है, ये शरावती, ठीक है, कर्नाटका से निकलती है। और इसी तरीके से गोवा की हम बात करें, मांडवी और जुआरी, मांडवी नाम सुना होगा आपने, बहुत कॉमन नेम है मांडवी एंड जुआरी, ये कहाँ की हैं, गोवा की। केरल में हम देखें जो भरतपुझा नदी है, भरतपुझा है केरल की जो सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, ये कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हम जानते हैं केरल के अंदर, वहाँ से निकलती है। और इसी को पोन्नानी नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप, पोन्नानी, भरतपुझा को ही पोन्नानी नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद हम देखें पेरियार, पेरियार भी बहुत कॉमन नेम आपने सुना हुआ है, पेरियार नदी है, ये भी कहाँ की है, पेरियार नदी हम जानते हैं केरल की बहुत बड़ी नदी है। तो ये सब जो नदियां हैं केरल के अलावा जैसे हम देखें पाम्बा है, पाम्बा नदी भी है, तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली। इसी तरीके से पूर्व की ओर बहने वाली हम देखें, जैसे हमने पढ़ा स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नर, पालार, वैगाई, ये सब जो नदियां हैं पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं। तो देखिए नदियां बहुत सारी हैं, अगर हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत हमारा टाइम लग जाएगा। अभी हम चूंकि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो जितना हमारा सिलेबस ओरिएंटेड है हम उसी और सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी ही हम करेंगे, ठीक है। अब जो अगला हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है, लगभग हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो जल बहाव क्षेत्र है। देखिए जो रिवर्स होती हैं हम जानते हैं, जैसे स्टार्टिंग के अंदर ही हमने बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा था कैचमेंट एरिया, और जो जल बहाव है, जो ड्रेनेज एरिया है, रिवर बेसिन है, जो नदियों का जल है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सीजन टू सीजन चेंज होता है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रवाह आ जाता है, कई बार नहीं आ पाता, है ना। तो जब एक नदी के चैनल में पूरे साल भर जल प्रवाह का जो भी प्रारूप होता है, पैटर्न होता है, उसे हम नदी बहाव प्रवृत्ति हम कहते हैं। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, नदी बहाव प्रवृत्ति। इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहें तो रिवर रिजाइम हम इसे कहते हैं, रिवर रिजाइम। क्या होता है रिवर रिजाइम? पूरे साल भर एक नदी के चैनल के अंदर जितना भी वाटर फ्लो का पैटर्न जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नदी बहाव प्रवृत्ति, यानी कि रिवर रिजाइम हम कह देते हैं। जैसे उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो क्या है, पेरेनियल, यानी कि 12 मासी हैं, क्योंकि ग्लेशियर के साथ साथ बारिशों से भी अपना पानी जो है वो गेन करती हैं। यहीं अगर हम पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो इनकी जो नदी में उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स तो कोई नहीं है। जो मानसून सीजन होता है, यानी कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तब तो इनमें बहुत ज़्यादा बहाव होता है। और उसके बाद अगर हम देखें मानसून के अलावा या दूसरे रीजन्स में अगर हम देखें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है। तो सारी नदियों में एक जैसा जल नहीं रहेगा। इसी तरीके से एक और जो हमारी टर्म यहाँ पर आती है, जल विसर्जन, जिसे हम डिस्चार्ज हम बार बार कहते हैं। हालांकि बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी हमारी एक टर्म दी हुई है तो कुछ रहना नहीं चाहिए ना, आपको लगना नहीं चाहिए कि ये टॉपिक हमने छोड़ दिया। तो जल विसर्जन यानी कि डिस्चार्ज जिसे आप इंग्लिश में कह देते हैं, तो ये क्या है, डिस्चार्ज। तो देखिए जो जल प्रवाह के आयतन का जो माप होता है ना, यानी कि कितना वॉल्यूम जो है वाटर का फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर चैनल में, उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसका डिस्चार्ज कह देते हैं। इसको भी मेजर किया जाता है, आपने सुना होगा क्यूसेक्स कहा जाता है,
क्यूसिक्स या क्यूबिक भी कहा जाता है इसको, क्यूमैक्स आप कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको क्यूसेक्स मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको क्यूमैक्स भी लगेगा। तो क्यूसेक्स क्या होता है? क्यूबिक फुट प्रति सेकंड। क्यूबिक, क्लियर लिख लेते हैं हम इसे। क्यूबिक फुट प्रति सेकंड, क्यूसेक्स। इसी तरीके से क्यूमैक्स की हम बात करें तो क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, जब हम इसे कहेंगे क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं? डिस्चार्ज। आपको ये ध्यान रखना है क्यूसेक्स क्या है और क्यूमैक्स क्या है, ठीक है। अब जैसे हम देखें जो गंगा नदी में है, गंगा नदी के अंदर जो न्यूनतम जल प्रवाह है वो जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। कब होता है? यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हम देखें। जैसे गंगा नदी के अंदर न्यूनतम फ्लो कब होगा? जनवरी से जून, जनवरी से जून, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम प्रवाह होगा। वहीं अगर हम देखें अगस्त और सितंबर में मैक्सिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगस्त और सितंबर में क्या हो जाएगा? रेनफॉल, मॉनसून होता है, तो मॉनसून के कारण जो वाटर का फ्लो है वो ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ हम देखें जनवरी में गर्मियों में जो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे धीरे धीरे टेम्परेचर के कारण, तो उन सब चीज़ों का इफेक्ट जो होगा इस पर पड़ेगा। तो इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी हो जाती है। तो अलग अलग जो एरियाज हैं वहाँ पर अलग अलग जो हैं जो डिस्चार्ज होगा वाटर का वो हमें अलग अलग नजर आएगा। तो बाकी का जो चैप्टर है, हालांकि एक पेज ही बचा है इसका, जो यही सब चीज़ें हैं, नदी जल उपयोग की सीमा वगैरह, मेन जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। क्यूबिक और क्यूमैक्स, क्यूसेक्स क्या होता है, क्यूमैक्स क्या होता है, डिस्चार्ज क्या है, रिवर रिजाइन क्या है। एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज वर्थ रीडिंग ओनली, यू कैन टेक अ रीडिंग, अदरवाइज नो नीड टू मेंशन इट इन द वीडियो। ओके, तो यहाँ तक आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।